तो आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स, जहां पर बाजार का एक्शन जो है आज जबरदस्त देखने को मिल रहा है। निफ्टी और निफ्टी बैंक की अगर आप बात करें तो डे हाई के आसपास कारोबार करते हुए निफ्टी में लगभग 200 अंकों की तेजी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक में भी एक बढ़िया उछाल जो है आप फिलहाल देख सकते हैं। इसी के साथ साथ कई सारे नतीजे हैं जहां पर आपको रखनी होगी नजर और कई सारे काउंटर्स हैं जिनमें काफी एक अच्छा आप एक्शन फिलहाल देख पा रहे हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, आपके सामने रखते हैं कि वो कौन से तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर दिख रहा है एक्शन। और सुबह से ही स्टार परफॉर्मर बनता हुआ दिख रहा है अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स में भी एक अच्छी तेजी है। हमने सुबह ही उसकी चर्चा की थी और आप देखिए लगभग 5% का उछाल यहाँ पर। इंडसइंड बैंक भी हमने सुबह के शो में आपके लिए हाईलाइट किया था, अभी फिलहाल 4% का उछाल इस काउंटर में। साथ ही साथ टेक महिंद्रा, TCS, HDFC लाइफ जैसे वो काउंटर्स हैं जिनमें दिख रहा है एक्शन। क्या नहीं अच्छा कर रहा है उसमें है टाटा स्टील, नतीजों से पहले टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल और बजाज ऑटो के काउंटर्स हैं जहां पर आप देख सकते हैं फिलहाल सुस्त कारोबार। बट आपको बता देते हैं विश्व मोहन जी कि कौन से हैं वो ऐसे खास सेगमेंट्स जो कि हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए। मुझे ही नहीं, दर्शकों को भी बताइए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करेंगे मार्केट की स्ट्रैटेजी के साथ और साथ ही जब उसके बाद जब हमारे गेस्ट होंगे तो उनसे हम समझेंगे कि उनकी ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं। उनके बाद आपके लिए लेकर आएंगे 3 बजे का कारोबार लेकर आएंगे। 3 बजे तक मार्केट का एक्शन क्या है वो बजर्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। साथ ही 3:20 पर आपके लिए होगा BTST और STBT कॉल्स और साथ ही उसके बाद आपके लिए होगा इवेंट्स टू वॉच। तो ये पूरा एक्शन पैक ये अगला 1.5 घंटा आपके लिए होगा। लेकिन बाजार की बड़ी बातों पर नजर डाल लेते हैं कि बाजार की चाल किस तरह की दिख रही है। तो बाजार में जबरदस्त एक्शन है और ये तेजी बढ़ती जा रही है। अब बाजार डे हाई पे है। निफ्टी में 215 अंकों से ज्यादा की मजबूती दिख रही है। 25,900 अहम पड़ाव था, उसको पार कर लिया है निफ्टी ने। अब अगला पड़ाव है 26,000 का, देखते हैं उसे कब, क्या अगले हफ्ते तक या इसी हफ्ते क्रॉस करने वाला है बाजार। निफ्टी बैंक में 250 अंकों के आसपास की मजबूती दिख रही है। तो ये अच्छी तेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में यहाँ पर आज के सत्र में देखने को मिल रही है। इसके अलावा और बाजार की बड़ी बातों में अगर और बात करें तो कहाँ पे सबसे ज्यादा तेजी दिख रही है तो अदानी ग्रुप के शेयर जबरदस्त जोश में है। अदानी एंटरप्राइजेज 5% से ज्यादा की मजबूती दिखा रहे हैं। तो एक ग्रुप लेवल पर भी खरीदारी है और साथ ही राइट्स इशू की खबर से यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिल रही है। आज मार्केट प्लेटफॉर्म शेयरों में जबरदस्त जोश है। BSE हो, CDSL हो, NSDL हो, साथ ही कैंप्स जैसी कंपनियां भी अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। IT में तीसरे दिन मजबूती है। टेक महिंद्रा दिग्गजों में सबसे ज्यादा मजबूत है, 3.5% की तेजी दिखा रहा है और ओवरऑल इंडेक्स भी मजबूत है, 2% से ज्यादा की तेजी यहां पर दिख रही है। चलिए बाजार के बजर्स भी देख लेते हैं कि बाजार के बजर्स कौन से जहां सबसे ज्यादा आज के सत्र में एक्शन दिख रहा है। तो IT जैसा हम चर्चा भी कर रहे थे, दिग्गज तो चल ही रहे हैं, साथ साथ यहां पर मिड कैप ITO में भी जबरदस्त उत्साह है। परसिस्टेंट हो, कोफोर्ज हो और दिग्गज IT में SCL टेक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है आज के सत्र में। सरकारी बैंकों पर आज दबाव कहां पे आ रहा है वो है सेंट्रल बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये तीनों ऐसे स्टॉक है जिस मजबूत बाजार में सुस्त दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा उत्साह यहां पर नहीं दिख रहे हैं। हालांकि दबाव सिर्फ यूको बैंक में है, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन दिग्गज बैंकों में आज खरीदारी ज्यादा दिख रही है। जो ये फोकस है बैंकिंग सेक्टर में, दिग्गजों पर फोकस ज्यादा दिख रहा है। Q2 नतीजों का असर कहां पे दिख रहा है तो बजाज फाइनेंस आज देखिए कल भारी गिरावट के बाद आज यहां पर रिकवरी की कोशिश हो रही है। 1% के आसपास की रिकवरी हम देख भी रहे हैं। ONGC में दबाव था, आज यहां पर भी रिकवरी दिख रही है, लेकिन बजाज अमाइंस रिजल्ट के बाद यहां पर आज कमजोरी दिखने की मिल रही है। कुछ और काउंटर्स को देखते हैं रिजल्ट वाले शेयरों को, उसमें HEG, वोडाफोन और त्रिवेणी टरबाइन। HEG आज दबाव में है, लेकिन वोडा आइडिया यहाँ पर सरकार भी तैयारी कर रही है कैसे इसे राहत दिया जाए इसको लेकर, और साथ ही नतीजों में भी सुधार दिखा था, लॉस कम हुए हैं और त्रिवेणी टरबाइन के भी नतीजे ठीक ठाक थे। उसके बाद ये शेयर करीब करीब 2% की तेजी दिखा रहा है। 25,000 करोड़ के राइट्स इशू के चलते अदानी एंटरप्राइजेज में जबरदस्त जोश है और वो जोश बाकी जो अदानी ग्रुप की कंपनियां हैं वहां पर भी दिख रही है। अदानी एंटरप्राइजेज ही नहीं, अदानी पोर्ट हो, अदानी ग्रेन हो, यहां पर भी ठीक ठाक तेजी दिख रही है। तो इसका असर, इसका फायदा यहां पर भी मिल रहा है। किर्लोस्कर ऑयल हम सुबह में भी बताए थे, आज
जबरदस्त तेजी थी। शुरुआती कारोबार से ही 13% से ज़्यादा की रैली यहाँ पे दिख रही है। टॉप लाइन कंपनी का काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, साथ ही रिकॉर्ड ईबिटा भी देखने को मिले और फिर बेस्ट मार्जिन पिछले 13 तिमाही में रहा है कंपनी का और इस वजह से ये जबरदस्त तेजी। पीटीसी इंडिया आज के सत्र में यहाँ पर भी अच्छी तेजी दिखी है, नतीजे अच्छे थे, मुनाफा 31% बढ़ा है, उसका फायदा पीटीसी इंडिया को भी देखने को मिल रहा है और आज के सत्र में करीब 2% की तेजी है। लेकिन थर्मैक्स यहाँ पर कमजोरी दिख रही है। दूसरी तिमाही के नतीजे कमजोर थे, इंफ्रा सेगमेंट पर दबाव दिखा था, तो उसका असर यहाँ पर भाव पर भी दिख रहा है। आज के सत्र में थर्मैक्स करीब करीब 5% टूट चुका है। तो ये कुछ पूरा हाल है जो बजिंग स्टॉक्स का। लेकिन अब बाजार की अगर चाल देखें, लेकिन इस बीच अशोक लेलैंड के नतीजे आए हैं, तो नतीजे आपके सामने रख देते हैं, तो एक एक करके वो सारे फिगर आपके सामने होगा। मुनाफा 770 करोड़ से बढ़कर 771 करोड़ के आसपास हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं दिख रही है, स्टेबल सेट ऑफ नंबर यहाँ पर अभी तक दिख रहे हैं। आय कंपनी की 8,769 करोड़ से बढ़कर 9,588 करोड़ हो गई है, तो आय के फ्रंट पे ठीक ठाक ग्रोथ दिख रही है और मुनाफा यहाँ पर स्टेबल दिख रहा है। ईबिटा मार्जिन में भी बढ़ोतरी दिखी है, 11.6% से बढ़कर 12.1% ईबिटा मार्जिन हो गई है। अशोक लेलैंड करीब स्टॉक अभी रिएक्ट पूरी तरह से नहीं कर रहा है, आज आधे से 1% की गिरावट यहाँ पे दिख रही है। आप ऑटो ट्रैक भी करती है। सृष्टि बताइए, अशोक लेलैंड को लेकर कुछ और इंसाइट्स ऐड करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल विश्व मोहन जी, देखिए इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं अशोक लेलैंड के। कहीं ना कहीं हमने देखा था कि वॉल्यूम ग्रोथ भी पिछले क्वार्टर जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही थी। एक सबड्यूट क्वार्टर रहा था जहां पर आप कमर्शियल व्हीकल की वॉल्यूम्स को देखें तो मात्र 8% की ही साल दर साल हमने ग्रोथ देखी थी। वहीं एमएचसीवी सेगमेंट में जो है लगभग 9% का उछाल था। तो कोई बहुत शानदार नंबर्स की तो ऐसे भी उम्मीद नहीं थी। देखना सबसे अहम था कि क्या मार्जिन प्रोफाइल साबित होती है या वहां पर एक अच्छा प्रदर्शन रहता है। तो जी हाँ, मार्जिन जो है वो उम्मीद के मुताबिक ही आए हैं और इसी के साथ बाकी तमाम नंबर्स भी उम्मीद के ही मुताबिक आते हुए फिलहाल अशोक लेलैंड की तरफ से दिखे हैं। बट एक और इसमें कैच जो अर्निंग्स में मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर कंपनी का एक एक्सेप्शनल लॉस है जो कि उन्होंने 40 करोड़ का जो है वो दर्ज किया है और इसको फैक्टर इन करके ही आपका जो नंबर आ रहा है वो 771 करोड़ का है। तो अगर आप इसको एडजस्ट कर दे तो हल्के बेहतर नतीजे आप फिर भी देख सकते हैं। बट अशोक लेलैंड दूसरा ये भी मामला है कि हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि स्टॉक में पिछले 3 से 4 दिनों में एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा था। वजह देखिए ये भी थी कि टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल की लिस्टिंग होनी थी और उसको लेकर भी एक्साइटमेंट होता ही है जब सेम सेगमेंट की कंपनीज जो हैं वो लिस्ट होती हैं। थोड़ा बहुत उसको लेकर एक्साइटमेंट जो है मार्केट के बाकी पेयर्स में भी हमने आते हुए देखा है, तो शायद वो वजह ज़रूर हो सकती है। बट अशोक लेलैंड कोई बड़ी निराशा यहाँ पे नहीं साबित हुई है और आप देखिए स्टॉक में फिलहाल जो है एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या फिर गिरावट कह लीजिए, 1% का कट आप फिलहाल अशोक लेलैंड में देख सकते हैं। 140 के पास आता हुआ अशोक लेलैंड और हाल फिलहाल हमारे तमाम और एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसको पसंद भी कर रहे थे। जुड़ते हैं तो उनसे फिर समझेंगे कि किस तरीके से वो एक्शन देख रहे हैं। बट विश्व मोहन जी, निफ्टी तो रुकने का एकदम नाम ही नहीं ले रहा है। आप देखिए 200 पॉइंट्स की तेजी जो है फिलहाल निफ्टी 50 दिखा रहा है। निफ्टी बैंक में 240 अंकों की तेजी है, पर मिड कैप इंडेक्स वो पहुंच चुका है अपने ऑल टाइम हाई पे और पता ही नहीं चला कि कब जो है एकाएक ऑल टाइम हाई लेवल्स हमने छूते हुए देखे। धीरे धीरे करके देखिए हर दिन जो है स्ट्रेंथ ज़रूर थी, बट ऑल टाइम हाई लेवल ये काफ़ी सराहनीय है। और साथ ही साथ अब वो पकड़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कौन से होंगे वो सेक्टर्स या फिर स्टॉक्स जो कि आगे की अब लीडरशिप को ड्राइव करते हुए दिखेंगे। क्योंकि आप पूरे बास्केट को देखिए तो कुछ चुनिंदा रेलवे काउंटर्स, कुछ चुनिंदा ईएमएस से रिलेटेड काउंटर्स, कुछ चुनिंदा ऑटो एंसिलरी नाम आप बोल सकते हैं जिन्होंने अभी जो है मार्केट की इस रैली में पार्टिसिपेट ज़रूर किया है हाल फिलहाल। बट अब आगे चल के मार्केट कौन से सेगमेंट्स और कौन से खेमों को जो है ग्रोथ देना शुरू करता है वो देखना सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। पर आइए अब एक और ऐसे काउंटर की चर्चा करते हैं जहां पर आज के सत्र में बहुत ही अच्छा रनअप देख रहे हैं हम, और वो है बीएससी। क्योंकि बीएससी जो है आज नतीजों के लिहाज से काफ़ी अच्छा मूव दिखा रहा है।
पर इसी के साथ साथ बाकी अन्य कैपिटल मार्केट के शेयर्स हैं जिनमें आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आइए इस पर डिटेल रिसर्च की है हमारी सहयोगी अशेषा ने कि क्या रहा बीएसई के नतीजों में खास और उसका रब ऑफ इम्पैक्ट बाकी कंपनीज पे क्यों और कैसे आते हुए दिख रहा है। आइए चलते हैं अशेषा के पास। अशेषा बताइए। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छे नतीजे आए। मैनेजमेंट की कमेंट्री बीएसई की काफ़ी अच्छी है और इसी के चलते बीएसई में तो 5% की तेज़ी नज़र आई ही है, लेकिन बीएसई के अलावा पूरे कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज में भी एक्शन दिखा है। इनफैक्ट सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों ही डिपॉजिटरी कंपनीज की बात करें तो करीब 3 से 4% का उछाल आज के सत्र में इन दोनों स्टॉक्स में भी नज़र आया है। सबसे पहले बीएसई के नतीजों की बात करते हैं। इंडेक्स डेरिवेटिव वॉल्यूम हायर साइड पे था, जिसके चलते नतीजे काफ़ी अच्छे नज़र आए। एफएनओ प्रीमियम टर्नओवर में सालाना बेसिस पर करीब डबल होता हुआ नज़र आया, तो बीएसई एफएनओ टर्नओवर काफ़ी पॉजिटिव था। रेवेन्यू में 12% का उछाल, एबिटा में 10% का ग्रोथ और एबिटा मार्जिन्स भी करीब 65% के आसपास स्टेबल रहते हुए नजर आए। इसके अलावा मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो बीएसई के मैनेजमेंट का मानना है कि ऐसे टेपिड मार्केट जहां पर इंडेक्स की एक्सपायरी भी चेंज हुई है, उसके बावजूद बीएसई का मार्केट शेयर अभी भी काफ़ी स्टेबल है। कोलोकेशन रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा उछाल दिखा दूसरी तिमाही में, और इसी के साथ इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर कंपनी का फोकस रहेगा। तो काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट से यहाँ पर बीएसई की निकल कर आई है। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं। मोतीलाल ओसवाल ने अपने एस्टिमेट बढ़ाए हैं। FY26 और 27 के लिए करीब 14% तक अर्निंग्स एस्टिमेट बढ़ाए हैं। नुवामा की भी रिपोर्ट है, तो ब्रोकरेज हाउसेस का भी नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू करने की उम्मीद यहाँ पर स्ट्रीट लगा रही है, और इसी के साथ नतीजों के दम पर 5% की तेज़ी बीएसई और इसी के साथ दोनों ही एंसिलरी कैपिटल मार्केट प्लेस यानी डिपॉजिटरी कंपनी सीडीएसएल और एनएसडीएल में भी आज अच्छा एक्शन दिखा है। ओके, तो बीएसई का जो इम्पैक्ट है वो बाकी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर भी दिख रहा है, क्योंकि बाजार जब चल रहा है तो इनका फायदा होता ही, ट्रांजैक्शन का फायदा होता ही है। तो सीडीएसएल जैसी कंपनियां भी अच्छा चेक कर रही हैं। लेकिन बाजार को अगर आप देखें तो ये ब्रॉड बेस्ड रैली है। ये रैली अगर आप देखें तो सिर्फ दिग्गजों में नहीं है, मिड कैप में भी है, स्मॉल कैप भी है। मिड कैप इंडेक्स को देखें, रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और निफ्टी 25,900 एक अहम रेजिस्टेंस था, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा था, उसको पार किया। लेकिन उसको पार करने में डिसाइसिवली दिक्कतें हो रही है, क्योंकि वहाँ की अगर ओआई देखें ना, कॉल साइड की भी और पुट साइड की, दोनों बराबरी के मुकाबले में है। इस वजह से उसे पार करना बहुत दिक्कत हो रही है। 900 के ऊपर जाता है, 25,900 के ऊपर, बार बार उसके नीचे भी आता है। इसके बाद जो अहम पड़ाव होगा निफ्टी के लिए 26,000, सबसे ज़्यादा कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट 26,000 के लेवल पर है, तो उसे क्रॉस करना डिसाइसिवली बहुत दिक्कत होगी। और कहा जा रहा है कि अगर 26,000 के आसपास हो सकता है कि एक सप्लाई जोन भी हो, सप्लाई भी बढ़े, बिकवाली भी देखने को मिले, वहां पर एफआईआईज की भी इंडेक्स लेवल पर बिकवाली दिख सकती है। तो ये थी निफ्टी की स्ट्रेटजी। सपोर्ट की अगर निफ्टी की अगर बात करें तो 25,850 पहला सपोर्ट है, फिर 25,800 के आसपास भी निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट है। तो बहुत ज्यादा यहां से तेजी आसानी से नहीं आएगी, 26,000 क्रॉस करना पड़ेगा, फिर बड़ी तेजी की उम्मीद करें। अदरवाइज एक दायरे में रहेगा जो 100-200 अंक के दायरे में निफ्टी कुछ समय बिता सकता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का जो सेटअप नजर आ रहा है उसमें 58,500 के स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, कॉल साइड में भी और पुट साइड में। तो अगर उसके आसपास जाने के बाद बाजार ठहरेगा, जैसा 58,000 के आसपास हम देख रहे थे, 2-3 सत्र बाजार ने वहां पे बिताया, फिर 58,000 को ब्रेक करके फिर ऊपर की तरफ बढ़ा। यही हाल होगा 58,500 के आसपास, और आज के सत्र में हम देख ही रहे हैं 400 के आसपास जाने के बाद 58,400 के आसपास से एक बाजार में स्टेबिलिटी आ रही है। नीचे की अगर हम बात करें तो 58,000 अब बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा सपोर्ट लेवल हो गया है। तो बाजार को लेकर ये इस तरह के कुछ सेटअप आज के सत्र में दिख रहे हैं। सेक्टर की अगर बात करें तो सेक्टर में आज आईटी सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, लगातार तीसरा सत्र है जहां पर आईटी में जोरदार रैली दिख रही है। ग्लोबल मार्केट से भी सपोर्ट मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट से संकेत काफी अच्छे हम देख रहे हैं। सुबह से एशिया के बाद यूरोप से भी संकेत अच्छे दिख रहे हैं, और यूएस मार्केट के जो फ्यूचर्स है वहां से भी अच्छे संकेत दिख रहे हैं। और कहा जा रहा है कि वीकेंड होते होते जो यूएस का शटडाउन है वो खत्म हो जाएगा, वो एक सेंटिमेंटल बूस्ट यहां पर देने वाला है। इसके अलावा रुपए स्ट्रेंथ दिखा रहा है, हालांकि आज स्थिरता जरूर दिख रही है, लेकिन मजबूती का ट्रेंड रुपए में डॉलर के मुकाबले दिख रहा है। एफआईआईज के आज की तेजी से ऐसा लग रहा है कि एफआईआईज बाजार में एक्टिव है। आज शाम में जब नंबर आएंगे तो डेफिनेटली ये उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ खरीदारी के नंबर आ सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ाते हैं शो को। और सितंबर में जो बायोकॉन के नतीजे रहे हैं अच्छे रहे हैं। कंपनी की आय में 20% का उछाल आया है और कंपनी घाटे से मुनाफे में भी आ गई है। नतीजों और ग्रोथ का आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के सीईओ और एमडी श्रीहास तांबे जी। श्रीहास जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आज गाइड करेंगे कि कंपनी के नतीजे किस तरह के रहे हैं, किस तरह के ग्रोथ आउटलुक आप यहां से देख रहे हैं, और खास करके इंसुलिन पोर्टफोलियो को लेकर जो यूएस में आपका बिजनेस है उसको लेकर क्या आउटलुक है सर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मुझे आपके चैनल पे बुलाने के लिए। ये क्वार्टर जो अभी हमने सितंबर जो खत्म हुई Q2 टू FY26, ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन क्वार्टर रही। बायोकॉन बायोलॉजिक्स का बिजनेस वाई ऑन वाई बेसिस पे 25% ग्रोथ हमने लिखाई है ऑन द रेवेन्यू साइड, और एबिटा जो है हमारा ओवर लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 40+ से ज़्यादा % बढ़ा है। एंड दैट इज वेरी पॉजिटिव साइन। बहुत अच्छी तरह से आई है, और हमारा सारा पोर्टफोलियो और सारे रीजन से आई है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही प्रोडक्ट ग्रो हुआ है या फिर एक ही रीजन से ग्रोथ आई है। ग्रोथ नॉर्थ अमेरिका तो पहले से ही ग्रो कर रहा था, अभी यूरोप से भी ग्रोथ आने के जो 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 एक्सपेक्टेशंस थी वो हम देख रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट्स में भी हमने कई टेंगल चीजें हैं जिसकी बेसिस पे अभी ये ग्रोथ आनी शुरू हुई है। अभी आपका जो क्वेश्चन था इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन वही फ्रेंचाइज ऐसा है हमारे लिए, हमारे पोर्टफोलियो में, जहाँ पे और कोई ज़्यादा कंपटीशन दिखाई नहीं दिख रही है। जहाँ पे हमारा इंसुलिन एस्पार्ट जो इंटरचेंजेबल बायोसिमिलर इंसुलिन एस्पार्ट अप्रूव किया है यूएस FDA ने, वो दूसरा कोई ऐसा इंसुलिन अप्रूव नहीं है। तो दैट गिव्स अस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनती है कि हम इन ओरिजिनेटर और हमारा सिर्फ दो लोगों का ही मार्केट स्प्लिट आपको दिखाई देगा। तो ये बहुत ही हमारे लिए एडवांटेज की पोजीशन है, और हम ये सिर्फ यूएस में नहीं, कई और रीजन्स में भी इस तरीके का एडवांटेज दिखाई हमें दे रहा है। हम आगे भी इंसुलिन्स को और भी ग्रो होते देखेंगे। ऑलराइट, नमस्कार श्रेयस, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। तो देखिए इंसुलिन को लेकर तो आपकी स्ट्रैटेजी हमने समझी, बट आगे के लिए कौन से होंगे वो नए लॉन्चेस जिस पर जो है कंपनी प्लान कर रही है, और साथ ही साथ जो आपके अहम लॉन्चेस हैं उन पे किस तरीके से आपने मार्केट शेयर बढ़ाया है, उस पर एक बार अपनी टिप्पणी दीजिए। हम 3 पोर्टफोलियोज में हमेशा से इन्वेस्ट करते आए हैं। वो है ऑन्कोलॉजी जो कैंसर में फोकस्ड है, डायबिटीज़ जहाँ पे इंसुलिन हमारा मेन स्टे रहा है, और इम्यूनोलॉजी जहाँ पे ऑटो इम्यून डिसीजेस पे हमने प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। ऑन्कोलॉजी में हमेशा से ही हमारी यूएस में लीडरशिप रही है। अभी 7 साल से हम इन प्रोडक्ट्स को कमर्शलाइज कर रहे हैं, पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, और हमारा जो तो मेन प्रोडक्ट्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए ओगिग्री और जो न्यूट्रोपीनिया के लिए जो फिला, ये जो 2 प्रोडक्ट्स हैं 7 साल से हम उनको बेच रहे हैं। इनको 25% से ज़्यादा मार्केट शेयर आज यूएस में मिला हुआ है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, और ये पोजीशन प्रॉफिटेबली भी हम डील कर रहे हैं। इंसुलिन की हमने जो अभी बात करी थी, इंसुलिन एक यूनिक पोजीशन है जहाँ पे हमें कोई और बायोसिमिलर कंपटीशन यूएस में दिखाई दे रहा, किसी ने फाइल भी नहीं करा, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हम वहाँ पे हैं। इंसुलिन ग्लार्जिन तो कई साल से चल ही रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, और अभी इंसुलिन एस्पार्ट भी हम जब लॉन्च करने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी उससे एक्सपेक्टेशन दिखाई दे रही है। जो इम्यूनोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं हमने यूरोप में इनको काफ़ी रिटेल स्पेस में डेवलप किया है, और ग्रोथ वहाँ से आती ही रहेगी बिकॉज वो एक स्टेबल पोर्टफोलियो है जो इस क्वार्टर में आज भी हमें दिखाई दे रहा है। तो इन ऑल इफ यू सी डाइवर्सिफाइड बोथ फ्रॉम थेरेपी एरिया से भी हमने डाइवर्सिफाई किया है, और रीजन के बेसिस पे भी हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन है। तो ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का फ़ायदा भी आगे आपको ज़रूर मिलेगा। सर एक और सवाल आपसे ये होगा कि आपके जो 2 बड़े प्रोडक्ट लॉन्च थे जिसमें विवैसी जुमैब और डेनोसुमैब, ये बड़े प्रोडक्ट लॉन्च के साथ
ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखने के लिए लॉन्च को आप कैसे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, कैसे उसको प्राथमिकता दे रहे हैं आप? ये जो हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर के एंड के करीब हमने आपको गाइड किया था कि हम 12 से 18 महीने के 5 नए प्रोडक्ट्स नॉर्थ अमेरिका में लॉन्च करने जा रहे हैं। और पहले तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि हमने 5 में से 4 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च इस साल कर दिए हैं पहले 2 क्वार्टर्स में, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। और 5वां प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी जो आपने नाम दिया denosumab का, बट उसके अलावा भी ustekinumab हमने काफ़ी अच्छे से लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 70+% जो फॉर्मुलरीज हैं, जो कमर्शियल पेयर्स हैं, उनकी फॉर्मुलरीज में हम हमारा प्रोडक्ट यसन टेक आपको दिखाई देगा। और उसकी अर्ली मार्केट शेयर्स काफ़ी इनकरेजिंग नज़र आ रही है। तो पहले तो वो है। दूसरा, हमने ऑन्कोलॉजी का हमारा फ्रेंचाइज यूएस में स्ट्रेंथन किया है, जहाँ पे हमारा बेविसिजुमैब जो बेवली के ब्रांड से जाना जाता है, वो भी हमने लॉन्च किया है, जो अभी मार्केट शेयर गेन करेगा। हमारा ऑन्कोलॉजी का जो पोर्टफोलियो फ्रेंचाइज है वो और भी स्ट्रॉन्ग होगा उसके आने से। तीसरा, हमने एस्पार्ट की भी बात की, इंसुलिन, जहाँ पे हमें कोई कंपटीशन दिखाई नहीं दे रहा, तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। हम जैसे 26 में एंटर करेंगे, उस प्रोडक्ट को हम कंट्रीब्यूट करता दिखाई देगा। हमने कनाडा में ESFEB जो आइया का बायोसिमिलर है उससे लॉन्च किया है। और उसके 3 सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो प्रोविंसेस हैं, ओंटारियो से लेकर के क्वेबेक तक, उन तीनों प्रोविंसों में हमने एक एक्सक्लूसिव पोजीशन, एक प्रेफरेंशियल पोजीशन हासिल करी है। तो वो भी एक बहुत ही अच्छी रही है। और denosumab जिसका हमारा भी एमजेन के साथ सेटलमेंट हो गया है, हम उसे भी अभी पेशेंट्स के लिए लेकर के आएंगे। सो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ हमने गाइड कर दी थी लास्ट ईयर। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि हम उस गाइडेंस के हिसाब से डिलीवर कर रहे हैं। ऑलराइट, बट श्रेयस, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने मार्जिन्स को इस लेवल्स पे सस्टेन करने के? देखिए, इस बार आपके कंसोलिडेटेड मार्जिन्स देखें तो वहाँ पर एक अच्छी बढ़त रही है, बट आगे के लिए गाइडेंस क्या होगी और प्लांट यूटिलाइजेशन किस तरीके से इम्प्रूव होगी और वो क्या अपना रोल बनाएंगे मार्जिन प्रोफाइल में? देखो, हमारा परफॉर्मेंस अगर आप देखें पिछले कई क्वार्टर्स में और आगे भी अगर आप देखें, हमने हमेशा से कहा था कि हमारा जो एबिटा मार्जिन होगा वो 20s में रहेगा, 20s टू मिड 20s में रहेगा। और अभी भी अगर आप देखोगे तो इस क्वार्टर में भी हमने 24% का एबिटा मार्जिन रिपोर्ट किया है, जो 400 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है लास्ट ईयर से सेम क्वार्टर बेसिस पे। इसकी वजह ये है कि रेवेन्यूज काफ़ी ग्लो हुए, कॉस्ट बेस आपका इंक्रीज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जिसे ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं वो आपको P&L में अभी दिखाई दे रहा है। और ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि ये जो आपने कॉस्ट बेस रखा है, ये कॉस्ट बेस और भी ज़्यादा अगर रेवेन्यू लाइन को सपोर्ट करेगा तो आपको ये ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एबिटा में करता हुआ नजर आएगा। तो ना ही हम कॉन्फिडेंट सिर्फ हैं, हमें दिखता है कि ये स्टेडी भी रहेगा आगे चलते कई क्वार्टर्स में। शुक्रिया श्रीहास तांबे जी, आपने वक्त निकाला और दर्शकों को गाइड किया कि बायोकॉन को आगे को लेकर उनके मार्केट किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, आगे की आपकी तैयारी क्या है और कौन कौन से मार्केट आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। शुक्रिया आपका। चलिए, इसी नोट पर वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बाजार की तरफ लौटेंगे और देखेंगे कहाँ पर एक्शन दिख रहा है। आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आएंगे, हमारे तमाम मेहमान भी हमारे साथ होंगे। जल्द लौटते हैं। चलिए, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद बाजार की चाल मजबूत बनी हुई है, अभी भी करीब करीब 200 अंकों की तेजी निफ्टी दिखा रहा है, 25,900 के बेहद करीब है। हमारे साथ सौमिल मेहता भी जुड़ गए हैं और नीरव वोरा भी। सौमिल, सबसे पहले आपके ट्रेडिंग कॉल्स लेना चाहेंगे, क्या आज के क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं आपकी तरफ से? मेरे क्लोजिंग ट्रेड्स में पहला कॉल होगा IDFC में,
आईडीएफसी फर्स्ट में एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और मैं समझता हूँ कि वो ऊपर की तरफ टूटेगा। आज बहुत अच्छा मोमेंटम है स्टॉक में। मोमेंटम इंडिकेटर्स में बाय सिग्नल आया है फ्रेश। मुझे लगता है यहाँ से मीडियम टर्म में भी बहुत ही अच्छा रैली कर सकता है। शॉर्ट टर्म में जो टारगेट्स हैं वो 88 के हैं और स्टॉप लॉस रहेगा 79। दूसरा स्टॉक है एम्फेसिस आईटी स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, खास करके LTIM और कोफोर्ज और एम्फेसिस में अगेन कंसोलिडेशन चल रहा है बहुत समय से 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर, और ये मुझे लगता है कि ये पूरा कंसोलिडेशन जो लास्ट 2-3 महीने से चल रहा है, ये ब्रॉड कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। सो दैट इज अ मीडियम टर्म व्यू, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म 200 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और हाई टॉप हाई बॉटम बनाना शुरू किया है। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 2780 और टारगेट होगा 3050। 1050 तक भी एम्फेसिस जा सकता है, तो आईटी में ये। और दूसरा IDFC फर्स्ट बैंक। इस बीच HL के भी नतीजे आ गए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 1510 करोड़ से बढ़कर 1669 करोड़ हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और कंसोलिडेटेड आय अगर देखें तो 5976 करोड़ से बढ़कर 6628 करोड़ हो गई है। तो मुनाफा और आय ग्रोथ तो अच्छी दिख रही है, लेकिन हालांकि अनुमान से थोड़े कमज़ोर जरूर हैं। ईबिटा को अगर देखें तो करीब करीब 1640 करोड़ से घटकर ये 1557 करोड़ पे आ चुका है। तो नतीजे ईबिटा फ्रंट पे कमज़ोर दिख रहे हैं और मार्जिन भी कम हुई है। ईबिटा मार्जिन देखिए 27.4% से घटकर 23.5% के आसपास आ गई। तो ईबिटा फ्रंट पर ये नतीजे कमजोर लग रहे हैं। ईबिटा मार्जिन में भी यहाँ पर नरमी दिख रही है। नीरव, आप सबसे पहले HL पर राय दे। नतीजे के बाद यहाँ पर देखिए स्टॉक भी कमजोर हुआ है, 1-1.25% के आसपास की गिरावट दिख रही है। HL पर आपकी राय? देखिए, बिल्कुल ब्रॉडली इन लाइन है ये जो आंकड़े आए हैं। करीब करीब हम यही धारणा कर रहे थे कि मोटा मोटी नंबर्स ऐसे ही आएंगे, बिकॉज Q2 में जो गतिविधियां हुई थी पूरे डिफेंस सेक्टर को लेके थोड़ा बहुत कमजोरी था। सो ओवरऑल हमें लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं लग रहा है डिफेंस स्टॉक्स में। इनफैक्ट हमें लग रहा है कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन केस अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 2 से 3 और एल्स 5% करेक्ट होता भी है, तो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी इसे ऐड करने के लिए पोर्टफोलियोज में। हमें लग रहा है कि ओवरऑल जो सेकंड क्वार्टर के आंकड़े हैं मोटा मोटी थोड़े बहुत कमजोर ही रहेंगे, बिकॉज मॉनसून काफी सीवियर था एंड ओवरऑल जो कैपेक्स की गतिविधियां थी वो भी थोड़ी बहुत बैकफुट पर थी। बट अब हमें लग रहा है कि सिक्वेंशियली Q3 एंड इवेंचुअली Q4 के आंकड़े, दैट इज सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, काफी बेहतर होंगे एज कम्पेयर टू द फर्स्ट हाफ। तो हमें लग रहा है BEL, HAL, मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, ये सारे स्टॉक्स आप पोर्टफोलियो में धीरे धीरे करके जमा कर सकते हो। तो HL को लेकर ये व्यू आप यहाँ पर दे रहे हैं, और साथ ही डिफेंस में भी आपकी अपनी लिस्ट है जिसको आपने शेयर कर दिया। लेकिन इस बीच राइट्स के मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राइट्स ने अपने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजों पर विस्तार से बात करने के लिए कंपनी के CMD राहुल मित्तल हमारे साथ हैं। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपके मुनाफे में तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखी है, करीब 32% की ग्रोथ, लेकिन टॉप लाइन देखे यहाँ पर तो वो यहाँ पर सिर्फ 1% के आसपास की रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रही है, लेकिन टॉप लाइन में इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ, बॉटम लाइन में उस तरह की ये नहीं। क्या लग रहा है, इतना डाइवर्जेंस क्यों दिख रहा है सर? जी नमस्कार। देखिए, जो हमारी टॉप लाइन में जो हमारा टर्नकी सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में, हमारा टर्नकी सेगमेंट की टोटल ऑर्डर बुक करीब 4,300 करोड़ है आउट ऑफ टोटल 9,090 करोड़। इसमें करीब 70% ऑर्डर बहुत यंग है, करीब 8 से 10 महीने में, और कोई भी प्रोजेक्ट अगर 3 से 4 साल का जो नॉर्मल रहता है, इसकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो नॉर्मली 1 साल के बाद रेवेन्यू बुकिंग ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन शुरू होती है, इनिशियल डिजाइन, फाइनलाइजेशन और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी वगैरह डिसाइड करने के बाद। तो हमारी टर्न की सेगमेंट में अगर YOY में देखें करीब 90 करोड़ का हिट हुआ है। सो वी वर अवेयर, हमको ये पता था, इसलिए हमने फोकस स्ट्रेटेजी में जो हमारा कंसल्टेंसी सेगमेंट है और एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक सेगमेंट है उसमें करीब 90 करोड़ का रेज किया, तो इसीलिए ओवरऑल फ्लैट रहा है। परंतु क्योंकि ये सेगमेंट ज्यादा मार्जिन कंट्रीब्यूटर रहता है, इसीलिए आपने देखा है कि बॉटम लाइन और मार्जिन में इंप्रूवमेंट मिला है।
तो देखिए बॉटम लाइन टॉप लाइन के बारे में तो हमने समझा। राहुल जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। बट कंसल्टेंसी सेगमेंट के मार्जिन्स के बारे में अब चर्चा करते हैं। हाल फिलहाल काफ़ी स्टेबल नंबर्स वहाँ पर दिख रहे हैं, 33% के मार्जिन्स रहे हैं। बट आगे के लिए क्या कुछ आउटलुक है, और जो बिडिंग हो रही है क्या उसमें ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से मार्जिन्स थोड़े से रेंज बाउंड या थोड़े से कम हो सकते हैं आगे चल के? जी देखिए, कॉम्पिटिटिव बिडिंग इज नाउ देयर टू स्टे। हमने करीब 1.5-2 साल पहले पूरी अपनी एक रीस्ट्रेटेजाइज करके, बिजनेस री इंजीनियरिंग करके, नाउ हम लोग जिस तरह के ऑर्डर्स, एक स्ट्राइक रेट हमने गोल बनाया था 1 ऑर्डर अ डे कंपनी, और करीब अब 1.5-2 साल से 7-8 ट्रेलिंग क्वार्टर से हम 1+ ऑर्डर्स मेंटेन कर रहे हैं। इस क्वार्टर में भी हमें करीब 150+ ऑर्डर्स मिले, टोटलिंग टू 850 करोड़, जिसका करीब 70% कॉम्पिटिटिव बेसिस पे है। सो मूविंग फॉरवर्ड, यस, देयर इज ऑलवेज स्ट्रेस जो मार्जिन्स पे रहता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज कंपटीशन, परंतु जो हमारा ओवरऑल गाइडेंस है कि ब्लेंडेड मार्जिन, हम एबिटा मार्जिन रेड लाइन 20% से कम नहीं होने देंगे और पैट मार्जिन 15% से कम नहीं होने देंगे, वो आई एम कॉन्फिडेंट कि ओवरऑल एनुअल बेसिस में भी हम इसको मेंटेन कर पाएंगे। ओके सर, एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इस तिमाही में एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन था वो करीब 61 करोड़ के आसपास का था, और जो सपोर्ट मिला मोजाम्बिक की डिलीवरी से। लेकिन अब अगले साल के लिए FY26, पूरे FY26 के लिए किस तरह के टारगेट आप लोग रेवेन्यू, एक्सपोर्ट रेवेन्यू के तौर पे आप देख रहे हैं, और साथ साथ बांग्लादेश ऑर्डर रैंप अप से वहाँ से किस तरह के सपोर्ट मिलने की उम्मीद है? जी, हमने देखिए आफ्टर अ गैप ऑफ 3-4 साल के गैप के बाद 2024 के बिगनिंग में पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर लिया था मोजाम्बिक का, और उसके बाद लगातार हमने एक टारगेट बनाया था कि हर क्वार्टर में एक एक्सपोर्ट ऑर्डर लेंगे, और हम लेते रहे हैं पिछले 7 क्वार्टर में। ये जो पहला ऑर्डर था, इसका अब एग्जीक्यूशन इस क्वार्टर में पहले 2 लोकोमोटिव शिप आउट हुए और उसकी रेवेन्यू बुकिंग हुई। इनफैक्ट Q3 में भी अगले 2 लोकोमोटिव अक्टूबर में शिप आउट हो गए हैं, जिसकी बुकिंग मिनिमम Q3 में, ये तो 2 आएंगे ही। तो अब नॉट ओनली हम फ्रेश ऑर्डर लेते जा रहे हैं, परंतु जो हमारी एक्सपोर्ट की ऑर्डर बुक अब 30/9 को है 1540 करोड़, आप अब लगातार देखेंगे हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट में बुकिंग होती रहेगी। सो एक स्टडी बेसिस पे ये कंट्रीब्यूट करता रहेगा। इवन जो बांग्लादेश का कोचेस का ऑर्डर था 200 कोचेस का, इसमें 7 डिफरेंट टाइप के कोचेस हैं। जो पहला रेक 20 कोच का है, उसमें 4 टाइप के कोच जाने हैं। उसके डिजाइन फाइनलाइजेशन अब बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चर अब शुरू हो जाएगा। हम लोग होप कर रहे हैं कि Q4 में अप्रूव हो जाएगा बांग्लादेश रेलवे द्वारा, सो दैट बल्क मैन्युफैक्चर कैन स्टार्ट। एंड डेफिनेटली हम टारगेट कर रहे हैं कि पहला रेक 20 कोच का Q1 में जरूर जा पाए। ऑलराइट राहुल जी, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। आज आपने समय निकाला और नतीजों पर विस्तार से हमसे चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया इसका, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले नतीजों के लिए। धन्यवाद। तो थे राइट्स के मैनेजमेंट, जहां पर उनका कहना था कि मार्जिन्स जो हैं वो कंपेरेटिव बिडिंग तो कंसल्टेंसी सेगमेंट में चल ही रही है, बट इसके साथ साथ मार्जिन्स जो हैं वो स्थिर देखे जा रहे हैं, और साथ ही आगे का ग्रोथ आउटलुक क्या है वो उन्होंने बताया। बट इस बीच आप देखिए कई सारे नतीजे जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, और हम देख भी रहे हैं कि नतीजों में HAL के नंबर्स कुछ समय पहले ही आए थे, अब 2% से ज़्यादा की गिरावट हो गई है। यहाँ पर जो है गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रहे, 2.5% की कमज़ोरी आप देख रहे हैं फिलहाल HAL के नंबर्स में। देखिए जो नंबर्स थे कहीं ना कहीं वो उम्मीद के मुताबिक ही आए हैं, हल्की सी निराशा वहाँ पर हाथ ज़रूर लगी है, पर कंपनी ने कहीं ना कहीं 31% के आसपास के मार्जिन की गाइडेंस दी थी, वो गाइडेंस पूरी इस बार नहीं कर पाए हैं। 20s की रेंज में ही इनके मार्जिन आते हुए अटके हैं। इसको लेकर आई थिंक ज़्यादा निराशा हाथ लग रही है, और स्टॉक पे एक रिएक्शन है। बट आस्था, आपकी क्या राय है? पहले आपका स्वागत करते हैं ईटीना स्वदेश पे। अभी अभी जुड़ी हैं आस्था, और आस्था सबसे पहले तो HAL पर ही अपना व्यू दीजिए। देखिए एक वैल्यू बाय ज़रूर है, बट इसी के साथ साथ जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं सरप्राइज़ नहीं कर पा रहे, वो सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, गाइडेंस को मीट नहीं कर पा रही है कंपनी। कैसे लेंगे इन्वेस्टर्स इसको? आप क्या सलाह दे रही हैं?
हाय, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, बिल्कुल नतीजों के पैमाने पे ही हमने देखा है कि एक सेल ऑफ और एक डाउनसाइड मोमेंटम भी हमें स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिला। मुझे लगता है एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट ये अभी होल्ड कर रहा है वो अराउंड द लेवल ऑफ 4720 है। इनफैक्ट आज का लो भी 4726 का है, तो 4720 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर उसके नीचे क्लोज देने में ये सक्सेसफुल हो जाता है तो मुझे लगता है कि फिर जो फर्दर डाउनसाइड है वो इसे 4680 तक लेके जाएगा, 4680 से 4650। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेन और हमें देखने को मिल सकता है स्टॉक प्राइसेस में, और ये नेक्स्ट लेवल्स 4680 तक जाने की ट्राई कर सकता है। लिया हुआ है तो होल्ड करने की सलाह है, नई खरीदारी अभी ना करें क्योंकि रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। थोड़ा सा मार्केट उसको पनिश कर सकता है और थोड़ा डाउनसाइड मोमेंटम हमें इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। चलिए 4680 तक जा सकता है, ये फिलहाल राय आती हुई HAL पे आस्था की तरफ से। देखते हैं किस तरीके का मोमेंटम होता है, सेलिंग यहाँ पर रुकती है या फिर और थोड़ा सा प्रेशर हावी होता है। बट इस बीच और कई सारे काउंटर्स हैं जिनमें एक अच्छा एक्शन है और IT तो डेफिनेटली लीड कर ही रहा है। बट आज फिर से जो है कुछ एक और काउंटर्स फाइनेंशियल स्पेस से और लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से बस करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार सौमिन, HDFC लाइफ पर आपका नज़रिया चाहिए था, क्योंकि देखिए हमने कई बार इसकी चर्चा भी की है, नतीजे भी जो हैं वो कुछ बहुत खास नहीं आए थे, पर स्टॉक धीरे धीरे करके ही सही ऊपर ज़रूर जा रहा है। क्या मायने लगाएं इसके? अभी भी फिलहाल देखिए डे हाई पे HDFC लाइफ। HDFC लाइफ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पिक्स। अगर आप ये स्पेस में देखें, इंश्योरेंस स्पेस में देखें, 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास 1-1.5 महीने तक कंसोलिडेट कर रहा था और अभी बहुत ही अच्छे मोमेंटम से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। 20-40 डेली मूविंग एवरेज की ऊपर चल रहा है। ग्रेट सेटअप। मीडियम टर्म में मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा ऑन द मीडियम टर्म पोजिशनल ट्रेड ले। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रखना है वो 753 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख के मुझे लगता है ऊपर में 850 870 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो पोजिशनली ट्रेड करें, शॉर्ट टर्म में चेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इन द लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशन बहुत अच्छा चल गया है। तो एक छोटा सा पॉज जरूर आ सकता है, लेकिन मीडियम टर्म और पोजिशनल पिक के लिए बहुत ही अच्छा है। ऑलराइट, तो चलिए मीडियम और पोजिशनल बेट के लिए HDFC लाइफ बहुत अच्छा मान रहे हैं। और जी हाँ, आप देखिए पिछले 4 दिनों से लगातार एक तेज़ी, आपको बता दें कि 800 के लेवल्स के बाद जो है लगभग 720 तक की इसने जर्नी करी। एक प्रेशर ज़रूर था, बट उसके बाद जब ये चलने पे आया तो 4 दिनों में ही एक बढ़िया रनअप HDFC लाइफ दिखाता हुआ। तो ये तमाम काउंटर्स हैं जहाँ पर चर्चा जारी है, पर इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। बट ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि फिल्म जगत में क्या कुछ खास हो रहा है। और जंगली पिक्चर्स की हक ने दुनिया भर में धमाल मचा दिया है, जहां पर जो रिव्यूज़ आ रहे हैं फ़िलहाल ख़ास तौर से, उनमें जो है काफ़ी अच्छी और उसकी सराहना हो रही है। और क्रिटिक्स और दर्शक इस साल की सबसे दमदार फिल्मों में से इसको बता रहे हैं। यामी गौतम धर और इमरान हाशमी एक ऐसी पावर पैक परफॉर्मेंस इन्होंने दी है इस फिल्म में, जो ख़त्म होने के बाद भी आपके जहन में बस जाते हैं। फिल्म का हैरान कर देने वाला क्लाइमैक्स, जिसने हर किसी को सीट से बांध कर रख दिया है। अगर आपने अभी तक हक थिएटर्स में नहीं देखी है तो आप वाकई बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। जहां पर राजी, बधाई दो, बधाई हो जैसी शानदार फिल्मों के बाद अब जंगली पिक्चर्स लेकर आया है एक ऐसी फिल्म जो कि आपको मजबूर कर देगी। ऐसा ड्रामा जो कि आप जहां पर आप देखेंगे कि उसका उत्साह जो है वो बहुत ज़्यादा फिलहाल देखने को मिल रहा है। एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रेरित सुपर्णा एस वर्मा के निर्देशक में बनी हक जब आपके नज़दीकी सिनेमाज घरों में लगी हुई है, आप ज़रूर जाके देखिए। ये रही महर की रकम। अब आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारे 3 छोटे बच्चे हैं। महीने के खर्च पर बात हुई थी, अचानक पैसे देना बंद कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ और सेकुलर लॉ को आप एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। एक सांस में 3 बार तलाक लेना कैसे सही हो सकता है सर? तुमने न सिर्फ कौम के साथ गद्दारी की है, बल्कि काफिरों का साथ दिया है।
सेक्युलर लॉ की आड़ में शरीयत का मजाक बनाया जा रहा है और हम देखते रह जाएंगे। इसे बचाना हमारा फर्ज है। इन एसोसिएशन विद ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। अब अगले सेगमेंट में का वक्त हो चुका है। शुरू कर लेते हैं ऑप्शंस के चैंपियन का। और यस सिक्योरिटीज से हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी मौजूद हैं। लक्ष्मीकांत जी बताइए, ऑप्शंस में आपकी तरफ से क्या ट्रेड आप लेकर आए हैं आज? जी गुड आफ्टरनून। आज के ऑप्शन में ल्यूपिन रिकमेंड करेंगे। यहाँ पर हमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो और आरएसआई में भी अपसाइड के मूव हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ ल्यूपिन शो कर रहा है करंट लेवल्स पर। तो 2020 का कॉल ऑप्शन हमें बाय करके चलना है, जो हमें 40 रुपीज के आसपास मिल जाना चाहिए। इसमें जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो 70 रुपीज के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस हमें 25 रुपीज का रखना है। लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है वो 6,375 रुपीज का बन रहा है और जो रिवॉर्ड है वो आ रहा है 12,750 का। ओके, तो 2020 के स्ट्राइक की ल्यूपिन की कॉल खरीदनी है। करंट मार्केट प्राइस है 42 रुपये। 40 के लेवल पे खरीदना है। 70 का इसके प्रीमियम का टारगेट है। 25 का एसएल यहाँ पर लगा के आपको रखना है। शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी, आपने वक्त निकाला। लेकिन ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं तो जो सेबी का डिस्क्लेमर है इसे याद रखिएगा। सेबी के मुताबिक 90% लोगों को एफएनओ ट्रेडिंग में नुकसान होता है। हर 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। घाटा होने के बाद भी आपको 28% तक ट्रांजैक्शन के तौर पर खर्च करना होता है। मुनाफा होने पर भी आप 15 से 50% तक ट्रांजैक्शन में खर्च कर देते हैं। चलिए वापस से बाजार की ओर लौटते हैं। हमारे साथ आस्था जैन जी भी हैं। आस्था जी, आपकी टॉपिक नहीं आई हैं क्लोजिंग ट्रेड्स के लिए, क्या आज आप लेकर आई हैं हमारे दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो पसंद आता है वो बिरला सॉफ्ट है। बिरला सॉफ्ट की बात करें तो ये काउंटर मजबूत लगता है। अराउंड 397 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था जब मैंने ये कॉल जनरेट किया। सो 397 के आसपास बिरला सॉफ्ट में खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल यहाँ पे रखा जाएगा वो तकरीबन 382 का रहेगा। टारगेट रहेगा 419 का। तो पहला काउंटर पसंद आता है बिरला सॉफ्ट और दूसरा काउंटर मुझे भी ल्यूपिन पसंद आ रहा है और यहाँ पे मेरी भी कॉल बाइंग की रहेगी। अगर ल्यूपिन की बात करें तो आपके साथ ये कॉल पहले से शेयर किया गया है। 2022 के स्तर पे खरीदारी करने की सलाह है। 1960 के स्टॉप लॉस के साथ 2110 के लक्ष्य के लिए। तो 2 काउंटर्स पसंद आते हैं, उसमें से पहला है बिरला सॉफ्ट और दूसरा है ल्यूपिन। बिरला सॉफ्ट और ल्यूपिन, ये दोनों आपकी टॉपिक निकल कर यहाँ पर आ रही है। नीरव, आप बताइए आपकी टॉपिक क्या है? से ओवरऑल आईटी स्पेस परफॉर्म कर रहा है और हमें लग रहा है कि इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड डील बहुत ही जल्द शायद हमें एक ग्रीन सिग्नल मिल जाए एंड जो टैरिफ 50% से गिर करके होपफुली 15 या फिर 20% हो जाए तो हमें लग रहा है कि सबसे बेनिफिट होगा आईटी स्पेस को। तो आईटी में से ही मेरा एक सबसे बड़ा टॉपिक है जो है सैजिलिटी इंडिया। करीबन 51-52 का भाव चल रहा है। Q2 की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन आंकड़े थे। रेवेन्यू हो या फिर एबिटा मार्जिन्स हो, बहुत ही अच्छे आंकड़े आए थे। प्लस मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है फॉर सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर बहुत ही अच्छा है। तो हमें लग रहा है कि 56-57 लेवल्स से एक अच्छा कंसोलिडेशन होने के बाद 50-51 लेवल्स पे ये वापस आ चुका है and it is a very ripe time to enter into the stock। तो 51-52 का भाव है एंड 56-57 के आंकड़े आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देख सकते हो। तो सैजिलिटी इंडिया पर आप डेफिनेटली एक बाय करके लॉन्ग ट्रेड बिठा सकते हो। राइट, तो चलिए सैजिलिटी इंडिया की एक लॉन्ग टर्म स्टोरी फिलहाल आती हुई नीरव की तरफ से। बट अब देखिए, कुछ समय पहले हमने बायोकॉन की चर्चा की थी, मैनेजमेंट से भी खास बातचीत की थी। 4% स्टॉक में तेजी थी, अब बढ़कर 6% की वो हो गई है। और साथ ही साथ सिंजीन, ये काउंटर रिलेटेड कंपनी, इनका रिसर्च आर्म, यहाँ पर भी अब डे हाई के आसपास कारोबार, 3% की तेजी। बट इसी के साथ साथ एक और काउंटर हमने सुबह हाईलाइट किया था, वो था मैक्स फाइनेंशियल्स। अब देखिए नतीजे अच्छे आए थे, नतीजे कई सारी कंपनीज के अच्छे आते हैं बट उनमें
पहले से आपको वो कंपनी स्पॉट आप ज़रूर कर सकते हैं जो कि बड़े मूव्स दिखाती हैं। कई बार ऐसा हमने देखा है कि मैक्स फाइनेंशियल्स जो है अच्छे नतीजों के बावजूद जो है एक बड़े मूव्स दिखाता है और ख़राब नतीजों पे उतना ही नीचे जाता है। ये ऑब्जर्वेशन भी हमने आपके सामने रखा था। और सौमिल, यहाँ पर 5.5% का उछाल मैक्स फाइनेंशियल्स फिलहाल दिखा रहा है। क्या मायने हैं इसके और क्या यहाँ पर अभी भी मौके हैं फ्रेश एंट्री के? Max Financial definitely always on the long side एक uptrend में चल रहा है, long term, medium term as well. In the very short term एक triangle pattern का breakout ऊपर की तरफ हुआ है, great setup. मैं suggest करूंगा positional trade करने के लिए short term में बहुत sharp spike है. तो यहाँ पर 20 daily moving average पर थोड़ा सा deep है, लेकिन because आज बहुत sharp है मूव, इसके लिए स्टॉप लॉस थोड़े से डीप रहेंगे। अराउंड 1600 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख के ऊपर में मुझे लगता है कि ये 1850 और 1900 तक जा सकता है। तो बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखें, पोजिशनली ट्रेड करें इसे। राइट, तो पोजिशनली ट्रेड करना है फिलहाल। बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी आप मैक्स फाइनेंशियल्स में अपना ज़रूर सकते हैं। एक लंबे लॉन्ग ट्रेंड में है ये स्टॉक। बट सौमिल, एक और काउंटर जिस पे आपसे राय चाहिए वो है पीआई इंडस्ट्रीज़। देखिए नतीजे जो हैं वो उम्मीद से थोड़े बेहतर ज़रूर थे, पर दिन के दौरान जब मैनेजमेंट की कॉल रही तो उनका कहना था कि एग्रोकेमिकल स्पेस में, क्योंकि अपना मेजॉरिटी रेवेन्यू ओवरसीज़ मार्केट से लाते हैं, तो वहाँ पर अभी भी रिकवरी आना बाकी है और रिकवरी के कुछ अभी फ़िलहाल संकेत भी नहीं दिख रहे हैं। अब साल के अंत होने के बाद, यानी FY26 ख़त्म होने के बाद इनको उम्मीद है कि पूरे सेगमेंट और पूरी इंडस्ट्री में एक रिकवरी आए। तो आमतौर सी बात है कि आने वाले 6 महीने जो हैं थोड़े और चैलेंजिंग रह सकते हैं पीआई इंडस्ट्रीज़ के लिए। और अब देखिए दिन में 11:30-12 बजे के आसपास जब कॉल हुई थी, उसके बाद से ही स्टॉक में एक शार्प रिएक्शन अब देख रहे हैं। पर सौमिल, और कितना कमज़ोर हो सकता है पीआई इंडस्ट्रीज़? पीआई इंडस्ट्रीज अगर आप देखें अगस्त 2025 तब से ही ये 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। एवरी टाइम लास्ट 3 बार जब भी 200 पे रेजिस्टेंस लिया है, हर बार नीचे की तरफ रुक गया है। इस बार भी वेरी सिमिलर सिचुएशन, 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास एक रेजिस्टेंस लेके बहुत शार्प मूव दिखाया है और मुझे लगता है कि ट्रेंड डाउन रहेगा कुछ समय के लिए। नेक्स्ट टारगेट ऑन द डाउन साइड शॉर्ट करके चल सकते हैं, 3460 के आसपास के पहले टारगेट्स होंगे। अगर वहां सस्टेन नहीं करता है तो नीचे में 3300 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। जो 200 डेली मूविंग एवरेज है वो अराउंड 3780 के आसपास है, तो वो लेवल को आप ध्यान में रखें। ऊपर में बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल है उस एरिया में। ऑलराइट, तो चलिए कुछ लेवल्स जो कि पीआई इंडस्ट्रीज़ पर आपको ध्यान में रखने हैं। 5% से ज़्यादा का करेक्शन फिलहाल ये काउंटर दिखा रहा है। पर चलिए हमारे तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम ले रहे हैं ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स और क्लोजिंग से पहले क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, ये भी लगातार समझ रहे हैं। पर फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, हम जल्द लौटेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ बने हुए हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स की भी चर्चा करेंगे। निफ्टी को देखें तो 25,900 के आसपास ही कारोबार कर रहा है, करीब 200 अंकों की तेजी यहाँ पर दिख रही है। अभी मोंटे कार्लो के नतीजे आए थे, अभी 11% तेजी आज गई है। नतीजे के बाद एक ज़बरदस्त स्पाइक हम देख रहे हैं। कंसोलिडेटेड इबिटा मार्जिन कंपनी का 12.9% से बढ़कर 16.7% हो गया है। तो मार्जिन के जो नंबर है उससे बाजार में काफ़ी जोश आया है और स्टॉक 11% ऊपर है मोंटे कार्लो का। मुनाफा देखिए, मुनाफा भी डबल हुआ है, 8 करोड़ से बढ़कर 16 करोड़। इविटा 28 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़। कंसोलिडेटेड आय 220 करोड़ से बढ़कर 249 करोड़। हर फ्रंट पर अच्छे लग रहे हैं। मार्जिन के जो नंबर है वो काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। सौमिल, इससे देख के बताइए, मोंटे कार्लो को आप पसंद कर रहे हैं क्या? इस तेजी के बाद क्या करना चाहिए? में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड चल रहा है इन द मीडियम टर्म आउटलुक।
कुछ समय इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स एक ब्रॉड रेंज में रहा है ये स्टॉक, बहुत शार्प करेक्शंस भी देखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से जो पिकअप हुआ है, जो बेसिंग आउट पैटर्न बन के उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिला है कुछ समय पहले, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे 646। ये एक पोजिशनल टू लॉन्ग टर्म व्यू का स्टॉप लॉस है जो 200 डेली मूविंग एवरेज पर है। मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे अब ये स्टॉक जाएगा। ये एक मीडियम टर्म व्यू है और 820 का मेरा पहला टारगेट होगा, ऊपर में 913 का दूसरा टारगेट होगा। ये दोनों ही स्विंग हाई है ऊपर की तरफ। शॉर्ट टर्म में 40 डेली मूविंग एवरेज 682, ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट एक्ट करेगा। अब देख लीजिएगा आपका नज़रिया क्या है। थोड़ा अगर मीडियम नज़रिया है तो 200 के डीएमए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और आगे भी कुछ और तेज़ी यहाँ पर बची है, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। रैली काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड है और सीजनल इम्पैक्ट भी होता है ऐसे स्टॉक्स का, वो भी फ़ायदा यहाँ पर दिख रहा है। सरकारी बैंकों की बात करते हैं, आज मिला जुला कारोबार दिख रहा है, लेकिन कुछ बैंक है जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। उसमें कैनरा बैंक करीब 2% की मजबूती है। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया ये भी ठीक ठाक तेजी दिखा रहे हैं। एसबीआई में भी हल्की तेजी, आधे से 0.5% के आसपास। नीरव, आप बताइए सरकारी बैंकों पर आपकी राय क्या है? सरकारी बैंक में हम काफी समय से एक पॉजिटिव व्यू लेकर के चल रहे हैं। एसबीआई हो या फिर कैनरा बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सभी बैंक्स के जो आंकड़े थे, Q2 के आंकड़े बहुत ही अच्छे थे। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एसेट क्वालिटी भी काफी इंप्रूव हुई है, मार्जिन्स भी अच्छे हुए हैं सिक्वेंशली, एंड ओवरऑल हमें लग रहा है कि आने वाला जो सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर हमें लग रहा है कि जो आंकड़े होंगे वो और बेहतर हो सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है सरकारी बैंकों में ये जारी रहना चाहिए। एंड इन केस अगर कोई भी कारण संजोग डिप्स आती हैं इस पर्टिकुलर बैंक्स में, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाकर इसे लॉन्ग करके ही चलना चाहिए। एक साल का व्यू हो तो हमें लग रहा है कि करीबन 15 to 18% का एक अच्छा अपसाइड कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एसबीआई में आप देख सकते हो। बॉब, कैनरा बैंक, एसबीआई, ये तीन आपकी टॉपिक है जहां पे आपका नज़रिया अगर एक साल का है तो 15-20% के आसपास के लिए यहाँ पर आप दाव लगा सकते हैं। चलिए, लेकिन 3 बज चुके हैं, अब चलते हैं अपने सहयोगी आनंद के पास और समझते हैं कि मार्केट एट 3 में कौन कौन से बड़े एक्शन हैं जो दोपहर के बाद आए हैं। पूरी लिस्ट लेकर वो आ चुके हैं। आनंद, बताइए कौन सी वो लिस्ट है, नई लिस्ट है जहां पर नई खबरें आई हैं और एक्शन ज़्यादा दिख रहा है? देखने को मिल रही है और जहां से सपोर्ट मिल रहा है वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिल रही है। आप टेक महिंद्रा देखिए, टीसीएस देखिए, एम्फेसिस का शेयर देखिए, सभी में चौतरफा जो है खरीदारी 2 से 3% की तेजी इसमें देखने को मिल रही है। वहीं वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें कि वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा दिख रहा है तो किर्लोस्कर ऑयल का शेयर देखिए, करीब 14 से 15% की दौड़ लगातार नजर आ रहा है शेयर, और मुनाफा 28% बढ़ा है। नतीजे आए थे, कंपनी के अच्छे नतीजे आए थे और औसत से करीब 32 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बीएलएस इंटरनेशनल की बात करें तो 10% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है शेयर। कंपनी के नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे, आय जो है 49% बढ़ी थी और औसत से करीब 14 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। यात्रा ऑनलाइन का शेयर देखेंगे तो शानदार नतीजे आए थे, मुनाफा करीब 96% बढ़ा है और अच्छी खासी तेज़ी यात्रा ऑनलाइन के शेयर में भी देखने को मिल रही है। औसत से करीब 13 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। कई सारी कंपनियों के लगातार नतीजे आ रहे हैं। इन्फो एज के नतीजों की बात करें तो जो मुनाफा है वो 296 करोड़ से बढ़कर 317 करोड़ पर पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। साथ ही साथ आय की बात करें तो 791 करोड़ से बढ़कर 805 करोड़ पर पहुंच गया है। वहीं एबिडा और एबिडा मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते आज शेयर में पॉजिटिव एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। एचएएल के नतीजों की बात करें तो मुनाफा हल्का सा बढ़ा है, 1510 करोड़ से बढ़कर अब 1670 करोड़ पहुंच गया। वहीं आय में भी हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन एबिडा की बात करेंगे तो एबिडा 1440 करोड़ से घटकर अब 1557 करोड़ पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं एबिडा मार्जिन में भी गिरावट के चलते आज शेयर में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कई सारी खबरें आ रही हैं। आईटीआई की बात करें
तो केरल सरकार के साथ कंपनी ने करार किया है और ये जो करार है वो केरला सवारी 2.0 के लिए किया है, जिसके चलते शेयर में आज पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है। L&T टेक की बात करें तो ऑटोडेस्क के साथ कंपनी ने करार किया है और ये जो करार है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया गया है, जिसके चलते शेयर आज हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे। टाटा पावर पर नुवामा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, रिड्यूस की रेटिंग दी है और लक्ष्य जो है वो दिया है 361 रुपए का। हमने देखा था कि अनुमान से कमजोर मुनाफा था, साथ ही साथ जो मुंद्रा प्लांट है उसके बंद होने से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके चलते आज शेयर में 2% की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आनंद, आज की लिस्ट काफ़ी लंबी थी, आपने सुबह में से कुछ स्टॉक तो नहीं शामिल कर लिया था? नहीं, ये अपडेटेड लिस्ट है विश्व मोहन। ओके, चलिए, लेकिन इस एशियन पेंट्स के नतीजे आ चुके हैं, सबसे पहले उसी को देखेंगे। कंसोलिडेटेड मुनाफा कंपनी का 994 करोड़ से बढ़कर 1018 करोड़ के पार निकल गया है। तो मुनाफे के फ्रंट पे नतीजे ठीक ठाक दिख रहे हैं और स्टॉक को देखें तो फ्लैट ही कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेजी बढ़ी है, अचानक से ये तेजी बढ़ी। जब रिजल्ट आए थे तो आधे % से भी कम की तेजी थी, ये तेजी बढ़कर अब 3% के आसपास हो चुकी है। अच्छी तेजी नतीजे आने के बाद, यानी हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आगे हम देखेंगे, लेकिन जो नतीजे ज़रूर इसमें कुछ बेहतर होगा तभी स्टॉक इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। सृष्टि, कुछ ऐड करेंगे क्या एशियन पेंट्स के नतीजों में? जी बिल्कुल विश्व मोहन जी, देखिए डेकोरेटिव बिजनेस की वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट आई है और वो एक बड़ा ट्रिगर साबित हुआ है एशियन पेंट्स के लिए। देखिए अभी हाल फिलहाल वॉल्यूम्स पर प्रेशर जरूर था, बट डेकोरेटिव बिजनेस इंडिया की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 10.9% आई है और इसी सेगमेंट में 6% की रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो कंपनी ने दर्ज की है। कंपनी का ये भी कहना है कि जो कस्टमर सेंटिमेंट्स है वो इम्प्रूव नजर होते हुए आए हैं। अर्ली फेस्टिव सीजन और साथ ही जीएसटी को लेकर जो पूरी एक्साइटमेंट थी उसको लेकर जो है यहाँ पर उनको सपोर्ट मिला है अपनी पूरी वॉल्यूम्स को बढ़ाने में। साथ ही साथ कंपनी ने ये भी बोला है कि ना ही सिर्फ रूरल बल्कि अर्बन एरियाज में भी जो है इस बार डिमांड काफी स्ट्रांग रही है और तमाम प्रोडक्ट कैटेगरीज में जो है उनको एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है। इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो वहां पर भी 9.9% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। कांस्टेंट करेंसी बेस पे देखें तो यहां भी डबल डिजिट ग्रोथ 10.6% की इनकी इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ रही है। तो दोनों ही फ्रंट्स पे जो है काफी अच्छी ग्रोथ कंपनी की तरफ से और स्टेडी डबल डिजिट ग्रोथ इनके इंडस्ट्रियल सेगमेंट पे हमने देखी है। तो देखिए तमाम फैक्टर्स जो कि एशियन पेंट्स के नंबर्स को जो है वो ना ही सिर्फ स्ट्रांग बता रहे हैं, बट जिस तरीके की कमेंट्री आई है वो भी काफ़ी सराहनीय है। और भी कुछ कमेंट्रीज के बारे में हम बात करते हैं, जहां पर कंपनी के मैनेजमेंट अमित सिंघल का ये ज़रूर कहना है कि कॉस्ट एफिशिएंसीज के चलते जो है इनके मार्जिन्स को सुधार मिला है। मार्जिन्स जो है थोड़े और भी आगे बढ़ सकते हैं। इनके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उनमें जो है हालांकि इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी रहे कंपनी के, बट फिर भी इनके प्रॉफिट मार्जिन्स में सुधार देखने को मिला है। जो पूरा बिजनेस डायनामिक्स है वो थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर है, पर फिर भी ब्रांड ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। तो एशियन पेंट्स विश्व मोहन जी काफी अच्छे नंबर, बहुत अच्छे नतीजे लग रहे हैं, क्योंकि इबिटा के मार्जिन अगर आप देखिए 17.62% है। जब इतना कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, आपके पास इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर है, JSW, बिरला जैसे कॉम्पिटिटर आपके पास पहले से ये कॉम्पिटिटिव बिजनेस था, उसके बाद भी इस तरह के नतीजे मार्जिन क्लॉक कर रहे हैं। 15.43% से बढ़कर 17.62% का मार्जिन अनुमान भी से भी बेहतर है और ओवरऑल भी ये काफ़ी बेहतर लग रहा है और उसी को बाजार ने भी सैल्यूट किया। देखिए 4.25% की तेजी, कुछ देर पहले आधे % की तेजी दिख रही थी एशियन पेंट्स में, अब 4.25% ऊपर है। एक बार सौमिल जी आप बताइए एशियन पेंट्स पर एक टेक्निकल व्यू दीजिए, क्या लग रहा है इस तेजी के बाद, क्या और भी तेजी दिख रही है चार्ट पर क्या? डेफिनेटली अप ट्रेंड में है, बहुत समय से अप ट्रेंड में है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट नेक्स्ट टारगेट 2900 का है, तो मैं फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। जो पोजीशन में है वो पोजीशन इंटैक्ट रखे। नेक्स्ट टारगेट 2900 के आसपास का है, वो ध्यान में रखे, क्योंकि जो ब्रेकआउट होना था वो ब्रेकआउट अराउंड 2600 के आसपास हो चुका है और ये अब ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में और बहुत शार्प मूव्स दिखा रहा है। नेक्स्ट टारगेट जो पोजिशनली ऑलरेडी है ट्रेंड में, उसका टारगेट 2900 रख सकते हैं। अच्छे स्ट्रॉन्ग सेटअप नंबर कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो डेकोरेटिव बिजनेस है उसमें जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 10.9% की है, अनुमान था 5% का, डबल से भी ज़्यादा डेकोरेटिव
सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है और साथ ही EBITDA मार्जिन, ये दोनों ऐसे नंबर है जो बाजार को पसंद आ रहे हैं। एक और स्टॉक है जिस पर नजर रखना चाहिए, यात्रा ऑनलाइन का। ये कल भी हमने देखा था एक स्ट्रॉन्ग रैली दिख रही थी और आज भी यहां पर अच्छी तेजी दिख रही है 12% के आसपास। 2 दिनों में 20% से ज्यादा की मजबूती आ चुकी है। सौमिल, ट्रैक कर रहे हैं क्या इसे, यात्रा ऑनलाइन को? यात्रा ऑनलाइन मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ इस समय, इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। चार्ट देखकर बताइए, आप रीड करें चार्ट को, तब तक मैं नीरव जी के पास जाता हूं। नीरव जी बताइए, नंबर भी काफी अच्छे थे, EBITDA हमने देखा था करीब करीब 2.25 गुना बढ़े थे, हर फ्रंट पर इनके नतीजे अच्छे थे। क्या लग रहा है सर, यात्रा ऑनलाइन कुछ पोटेंशियल है फंडामेंटली? यस बिल्कुल, ये हमारे एक्टिव कवरेज में भी है और ये हम काफी समय से ट्रैक कर रहे हैं। इनफैक्ट Q2 के आंकड़े तो बहुत ही स्ट्रांग है, बट अगर हम पीछे जाएं और Q1 के आंकड़े भी देखें तो ऐसे ही बेहतरीन आंकड़े आए थे, जिसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। एंड पोस्ट द Q2 नंबर्स वापस से एक बहुत ही बेहतरीन अपमूव देखा है। हमें लग रहा है कि आने वाला समय और बेहतर होगा, बिकॉज Q3 के आंकड़े हमें लग रहा है कि Q1 एंड Q2 से और बेहतर होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में जो फर्स्ट क्वार्टर होगा, दैट इज Q3, टिपिकली बिकॉज एक फेस्टिव सीजन होता है, उसमें काफी सारे वेडिंग्स होंगे, तो हमें लग रहा है कि ये आने वाले समय में और ऊपर के लेवल्स हम देख सकते हैं। करीबन 15 to 20% का अपसाइड यहां से भी हमें देखने मिल सकता है। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि एक अच्छी रैली हो चुकी है, यहाँ पे लेना हम सजेस्ट नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होने के बाद बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना करके आप 1 साल का व्यू रख के 15 to 20% का एक अच्छा अपसाइड देख सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी करें, करंट लेवल पे ना खरीदे, कंसोलिडेट होने दे, भाव नीचे आने दे, फिर एंट्री करें। 15-20% का रिटर्न चाहिए तो 1 साल का वक्त देना पड़ेगा, ऐसा नीरव जी को लगता है। चलिए कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं जहां पर एक्शन आज के सत्र में ज़्यादा दिख रहा है। शुरुआत में भी हमने देखा था और वहां पर फिर से ज़बरदस्त रैली दिख रही है। इंडो काउंट, यहाँ पर अच्छी तेजी है, करीब करीब 15% की तेजी दिख रही है 311 के आसपास इंडो काउंट। सौमिल, एक बार चार्ट खोलिए, वक्त ले सकते हैं, बताइए 15% की तेजी यहां पे दिख रही है, क्या करना चाहिए इस तेजी के बाद? इंडो काउंट की मैं बात कर रहा था, जहां पर 14.5 से 15% की तेजी दिख रही है। निफ्टी 500 कंपनियों में टॉप पर है, सबसे ज्यादा मजबूती यहीं पे दिख रही है इंडो काउंट पर, और जबरदस्त तेजी आज के सत्र में इस काउंटर में देखने को मिल रही है। सौमिल, एक बार आप चार्ट देकर बता सकते हैं क्या करना चाहिए इस तेजी के बाद? इंडो काउंट में बहुत समय से कंसोलिडेशन चल रहा है, बिटवीन 247 एंड 330 के आसपास का ऊपर में रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन पूरा हुआ है वो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में बदला है और ये ऊपर की तरफ टूटा है ऑलरेडी। तो एक प्रीमियम करके चल सकते हैं कि एक नया रैली ऊपर की तरफ शुरू हुआ है। माय नेक्स्ट टारगेट वुड बी 350 और 350 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 420 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो बाई साइड पे रखें, पॉजिटिव व्यू है इन द मीडियम टर्म, इन द शॉर्ट टर्म बोथ। भी दे दी सर, स्टॉप लॉस भी दे दीजिए 350 420, आपके 2 टारगेट हमने नोट कर लिए हैं। स्टॉप लॉस क्या लगाएं इस ट्रेड के लिए? स्टॉप लॉस होगा 285 व्हिच इज वेरी क्लोज टू 20 डेली मूविंग एवरेज। तो 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास का वो स्टॉप लॉस है, ध्यान रखिएगा। एक और सेक्टर है जहां पे मिला जुला कारोबार दिख रहा है, लेकिन उसमें कुछ स्टॉक्स है जहां पर दबाव ज्यादा दिख रहा है। मेटल, हिंदुस्तान कॉपर में 5.5% की गिरावट दिख रही है। हिंदुस्तान कॉपर और ओवरऑल मेटल सेक्टर को लेकर नीरव जी आपका व्यू क्या है? तो देखिए, मेटल सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमें लग रहा है कि नेक्स्ट 1 साल बहुत अच्छा हो सकता है मेटल्स के लिए। हिंदुस्तान कॉपर के भी आंकड़े ब्रॉडली इन लाइन थे, कुछ पैरामीटर्स पे थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स देखी है, इसके लिए थोड़ा बहुत करेक्शन हमने देखा है। बट अगर आप लास्ट 1-2 महीने का चार्ट देखें तो एक अच्छी एक अच्छा अप ट्रेंड हमने देखा है। इनफैक्ट दैट इज एप्लीकेबल टू लॉट ऑफ स्टॉक्स लाइक हिंडाल्को, नैल्को है,
टाटा स्टील है। सो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि LME एक्सचेंज पर भी काफी सारे जो मेटल्स हैं वो 3 मंथ 6 मंथ हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ी बहुत शॉर्टेज भी ग्लोबली हमें दिख रही है, प्लस डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी बेहतर है, डिमांड रिवाइवल बहुत अच्छा दिख रहा है। तो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में मेटल्स के आंकड़े और बेहतर हो जाएंगे। तो मेटल्स में एक एक अच्छी इन्वेस्टमेंट तक बनी रहनी चाहिए, बाय एंड डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए, एंड प्रोबेबली 1 साल का व्यू हो तो हिंडाल्को एंड टाटा स्टील में आप अपनी पोजीशंस बना करके लॉन्ग कर सकते हैं। चलिए, मेटल काउंटर्स पर एक ये व्यू, बट इस बीच देखिए एशियन पेंट्स की जो तेज़ी है वो 5% से भी ज़्यादा की हो गई है। हमने आपको बताया ही कि देखिए कई सारे ट्रिगर्स एकाएक एशियन पेंट्स के लिए आ गए। एक तो बिरला ओपस जहाँ पे मैनेजमेंट चेंज की खबर आई, उससे फिर से कंपटीशन स्पेस में जो है थोड़ा कम होता हुआ नज़र आया। जब तक बिरला ओपस फिर से अपने मैनेजमेंट्स को लाएगा, तैयारियां करेगा, उस तब तक कहीं ना कहीं उस दिन भी पेंट काउंटर्स बहुत अच्छा कर रहे थे। अब नतीजे क्या ज़बरदस्त मूव नतीजों के बाद, बट इसी के साथ साथ बर्जर पेंट्स भी जो है मूव करता हुआ दिख रहा है। और सौमिल में देख रही थी कि बर्जर पेंट्स कई बार जो है 550 से एक यू टर्न लिया है, अब फिर से एक बार उसके पार निकला है। जिस तरीके की शानदार तेज़ी हमने एशियन पेंट्स में देखी, क्या बर्जर से भी वो उम्मीद करें? बट अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि बर्जर के नतीजे इतने अच्छे नहीं थे। बर्जर पेंट्स में बहुत समय से ये 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और आज के दिन में जो प्रीवियस वीक का हाई ऊपर की तरफ तोड़ा है, तो डेफिनेटली ऑन अ पॉजिटिव साइड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे अराउंड 528 पर, एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है कि ऊपर में कम से कम 585 तक जा सकता है। जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो इस समय थोड़ा सा ऑन द साइडवेज में बोलूंगा, नॉट नेगेटिव, बट एक बार 580 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन हो जाता है, फिर मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रैली देखने मिल सकती है। मे बी द टारगेट्स वुड बी अबव 620 630 के ऊपर। राइट, 620 630 के ऊपर जो है जाने का दमखम रखता है, बट इसको सस्टेन करना चाहिए ऐसे मूव्स के बाद, ये राय आती हुई बर्जर पेंट्स की तरफ से। पर सौमिल, कुछ ही समय रह गए हैं, कुछ ही मिनट रह गए हैं रादर मार्केट बंद होने में, उससे पहले आपके कोई BTST या फिर STBT आइडियाज? आई थिंक एक स्टॉक अभी जस्ट देखा है और मुझे लगता है कि NMDC ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे मोमेंटम में भी है, डेज हाई के आसपास बंद होने में है आज। 76 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस है, मुझे लगता है ऊपर में 80 तक के टारगेट्स रख सकते हैं इन द वेरी वेरी शॉर्ट टर्म। राइट, तो NMDC देखिए यहाँ पर एक अच्छे मूव की जो है होप कर रहे हैं सौमिल। 2% की तेज़ी ऑलरेडी काउंटर दिखा रहा है, इससे जुड़े यहाँ पर एक और मूव जो है आने की एंटिसिपेशन। बट एक बार नीरव, आपकी राय बैंकिंग स्पेस में क्या रहेगा आपका पसंदीदा पिक? और ख़ास तौर से मैं उन बैंक्स की बात करना चाहती हूँ देखिए जिनमें हाल फिलहाल कोई इतने अच्छे नंबर्स आए नहीं हैं। बंधन बैंक एक ज़रूर मेरे रेडार पे आ रहा है, तमाम यहाँ पर इश्यूज रहे हैं, पर आज के सत्र में जिस तरीके की रैली हमने पूरे बैंकिंग स्पेस में देखी है, आप कह लीजिए वो राइड जो है बंधन बैंक भी ले रहा है, डे हाई के आसपास 3% का उछाल इस पर्टिकुलर काउंटर में। क्या ऐसे समय में जब मार्केट्स और निफ्टी बैंक में इतना एक्साइटमेंट है, क्या ऐसे पिटे हुए काउंटर्स को भी थोड़ा बहुत अब देखने का टाइम आ गया है? देखिए, तो अगर हम बैंकिंग स्पेस की बात करें, प्राइवेट बैंक्स की बात करें, तो इस क्वार्टर के आंकड़े वेर नॉट दैट वेरी ग्रेट, बी इट HDFC बैंक या फिर आप ICICI बैंक की बात करिए, कोटक महिंद्रा बैंक की बात करिए, कहीं ना कुछ पैरामीटर्स में खामियां थी, और ओवरऑल एक कंसोलिडेशन में ही चल रहे हैं ये सारे बैंक्स। एज कंपेयर टू दैट PSU बैंक्स की अगर हम बात करें तो सिक्वेंशियली भी आंकड़े अच्छे थे, YOY बेसिस पे भी आंकड़े अच्छे थे, बी इट कैनरा बैंक, बी इट बैंक ऑफ बड़ौदा एंड SBI। सो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि प्रेफरेंस जो होगा वो फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव PSU बैंकिंग की तरफ होगा। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि जो छोटे बैंक्स हैं जैसे फेडरल बैंक है या फिर IDFC फर्स्ट बैंक है, वहां पर एक मोमेंटम बहुत स्ट्रांग हमें दिखा है लास्ट 2-3 महीनों में। इनफैक्ट जो Q2 के आंकड़े आए वो भी बहुत ही बेहतरीन थे।
तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि स्मॉल बैंक्स वुड बी प्रिफर्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम। ऑल्सो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमें लग रहा है कि HDFC बैंक एंड ICICI बैंक एक अच्छे स्तर पर आ चुके हैं। अगर हम ICICI बैंक की बात करें, डेफिनेटली Q2 के आंकड़े थोड़े वीक थे, बट फ्रॉम ऑल टाइम हाई लेवल्स अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका है स्टॉक। तो लार्ज कैप बैंक्स में प्रेफरेंस होगा HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। मिड कैप साइज बैंक्स में हमारा जो प्रेफरेंस है वो IDFC फर्स्ट बैंक है। एंड जो PSU बैंक है वहाँ पे SBI इज द प्रिफर्ड पिक। तो ये आपके प्रेफर्ड बेट है बैंकिंग सेक्टर को लेकर। आपने सरकारी बैंकों में भी पहले अपने लिस्ट बता दिए थे। ऑटो सेक्टर पर एक राय ले लेते हैं। ऑटो सेक्टर को लेकर आपकी राय नीरव क्या होगी? हीरो मोटो में आज अच्छी तेजी है, करीब करीब 2% की। इसके अलावा बॉश देखिए, मदरसन जो ऑटो इंसलरीज हैं वो भी चल रही हैं। आपको क्या पसंद है इस सेक्टर से? जी बिल्कुल, देखिए ऑटो स्पेस की बात करिए तो हमने एक बहुत ही बेहतरीन रैली देखी है, स्पेशली जब GST रिडक्शन के न्यूज़ हमने देखे थे लास्ट 1-2 महीने पहले। उसके बाद एक बेहतरीन रैली देखी है बहुत सारे सेगमेंट्स में, 2 व्हीलर हो या पैसेंजर व्हीकल्स हो, फॉर दैट मैटर ट्रैक्टर्स एंड वेरियस अदर सेगमेंट्स। तो M&M में हमने अच्छी रैली देखी है, मारुति में अच्छी रैली देखी है, Hyundai मोटर्स में, 2 व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प में। सो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एक अच्छी रैली के बाद थोड़ा बहुत एक कंसोलिडेशन भी हमने देख लिया है। Hyundai मोटर्स 2900 लेवल से गिर करके ऑलमोस्ट 2400 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मारुति ऑल्सो फ्रॉम ऑल टाइम हाई लेवल्स कुछ 15,500 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि पैसेंजर व्हीकल में Hyundai मोटर्स एंड मारुति ये हमारे प्रिफर्ड पिक्स हैं। 2 व्हीलर सेगमेंट में हमें लग रहा है कि बजाज ऑटो कहीं ना कहीं एक अच्छे कंसोलिडेशन में रहा है, आंकड़े भी ठीक ठाक थे। सो TVS मोटर्स की बात करें तो उसके भी आंकड़े बहुत ही बेहतरीन थे, बट जो प्रिफर्ड पिक है वो है हीरो मोटोकॉर्प एंड बजाज ऑटो। तो ये सारे प्रिफर्ड पिक्स हैं फ्रॉम दी ऑटो स्पेस। अगेन ऑटो एंसिलरी की भी बात करें तो जो एंटायर स्पेस है वहां पे भी हमें लग रहा है कि आंकड़े काफी अच्छे आएंगे। इनफैक्ट Q3 के आंकड़े बहुत अच्छे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि प्रिफर्ड पिक्स वहाँ पे भी हम अगर ढूंढे तो मदरसन सुमी है या फिर बेलराइज जैसे कंपनी है, ये सारे आप देख सकते हो। तो आपकी अलग अलग प्रेफर्ड पिक है, लेकिन 2 व्हीलर में आपको हीरो मोटो बजाज ऑटो पसंद है, 4 व्हीलर में मारुति और साथ ही Hyundai मोटर्स भी पसंद है, और मदरसन भी आपको पसंद है ऑटो इंसलरीज स्पेस में। फार्मा में हमने बायोकॉन और ल्यूपिन पे काफ़ी चर्चा की है, लेकिन कुछ और इस स्पेस से जो आज बज कर रहे हैं, मैनकाइंड है, यहाँ पर भी 2.5% के आसपास की तेज़ी है। वॉकहार्ट फार्मा है, औरो फार्मा है, ये भी तेज है। यहाँ से कुछ पसंद आ रहा है क्या सौमिल आपको फार्मा स्पेस से? कोई पिक आपकी तरफ से? अनम्यूट कीजिएगा सर ऑडियो को और फिर बताइए फार्मा सेक्टर से आपकी टॉप ट्रेड क्या है? अपॉलजीज। मेरी 2 टॉपिक है, लुपिन और सन फार्मा। दोनों ही स्टॉक मुझे बहुत ही पसंद है। दोनों ही स्टॉक ने आज के दिन में ही एक सस्टेनेबल मूव 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर दिखाया है। लुपिन में अगर आप देखें बहुत समय से ये यही एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ तोड़ेगा। मैं प्रियम कर रहा हूँ, ऊपर में 2065 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी रैली इसमें देखने मिलेगी। नेक्स्ट टारगेट्स इन द मीडियम टर्म आउटलुक कुड बी 2300 2350 के इन लुपिन। सन फार्मा भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फॉर अ लॉन्गर टर्म आउटलुक एंड अ मीडियम टर्म आउटलुक। यहाँ पर भी एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। 1668 का एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में एक टारगेट रख सकते हैं 1850 का। तो सन फार्मा और ल्यूपिन ये 2 आपकी टॉपिक है फार्मा सेक्टर से। लेकिन एक इंडेक्स पर आपका नजरिया आज ले नहीं पाया था सौमिल, बताइए। आज 25,900 के आसपास है, वापस आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 25,850 के करीब आ चुका है। क्या लग रहा है इंडेक्स पर आपकी रणनीति क्या है? क्या करना चाहिए जो ट्रेड कर रहे हैं इंडेक्स में, निफ्टी में खास करके, उनके लिए क्या राय है? व्यू पॉजिटिव है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लास्ट वीक फ्राइडे के दिन में जो सपोर्ट लिया था 40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास,
वहां पर बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट से टू द 25,300 के आसपास 40 डेली मूविंग एवरेज में एक बहुत ही अच्छी रिकवरी देखी उसके ऊपर, ये एवरेज के ऊपर, और फिर वहां से हम हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनाना शुरू किया है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर इज वेरी गुड। यहाँ पे शायद थोड़ा सा ऑन द इंट्राडे चार्ट्स में या एक दो ट्रेडिंग सेशन में मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है या थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है टिल 25,700 तक, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इज पॉजिटिव। बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखे। मुझे नहीं लगता कि 25,700 के नीचे अब ये इन द वेरी शॉर्ट टर्म जा सकता है नीचे। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखे। ऊपर में टारगेट 26,300 के पहले टारगेट होंगे जो ऑल टाइम हाइस के आसपास हैं, और उसके बाद 26,800 900 के मीडियम टर्म के टारगेट्स हैं। 300 आपको लग रहा है, हालांकि 26,000 अभी फिलहाल रेजिस्टेंस जरूर दिख रहा है, लेकिन देखते हैं किस तरह से क्रॉस करता है। लेकिन ओवरऑल आज का सेशन आप देखिए तो बेहतर रहा है। बैंक निफ्टी पर एक फटाफट से व्यू दे दीजिए सौमिल, क्या लग रहा है इंडेक्स में? अगर किसी के पास है तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या रहा है बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी में भी एक क्रूशियल सपोर्ट 58,000 का क्रूशियल सपोर्ट 20 डेली मूविंग एवरेज के बहुत पास में है और 40 आवरली मूविंग एवरेज के आसपास है, तो 58 नीचे में नहीं टूटेगा। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। और ऊपर में जो टारगेट्स हैं मेरे, वो 58,700 के पहले टारगेट्स हैं और दूसरे 59,300 के दूसरे टारगेट्स हैं। तो बाय ऑन डिक्लाइंस की ही स्ट्रैटेजी रखें, व्यू पॉजिटिव रखें। तो बाय ऑन डिक्लाइन के साथ दोनों ही इंडेक्स में काम करना, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, इनको लग रहा है कि 58,000 अहम सपोर्ट है। ऑप्शंस के नंबर भी आप देखें तो 58,000 पे जिस तरह के ओपन इंटरेस्ट हैं यहाँ पे दोनों साइड में, कॉल पुट दोनों साइड में, तो लग रहा है एक अहम लेवल है उसके लिए। और जो अगला रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 58,500 का दिख रहा है। निफ्टी में भी 26,000 एक शुरुआती रेजिस्टेंस है, लेकिन बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है। और सौमिल जी को लगता है कि 26,300 के लेवल भी दिखेंगे और फिर आगे फिर नए रिकॉर्ड स्तरों को पार भी करेगा बाजार, ये राय निकल कर आ रही है। लेकिन चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे, क्योंकि बाजार में जो आज का पूरा एक्शन रहा है काफ़ी बढ़िया रहा है और इस तेजी के बाद लग रहा है कि एफआईआई की खरीदारी को ज़रूर आई होगी। और साथ जो मिला है वो आईटी सेक्टर से मिला है। आईटी में ज़बरदस्त तेजी थी, चाहे दिग्गज आईटी हो, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस और साथ ही मिड कैप आईटी कंपनियां, यहाँ से ज़बरदस्त बाजार को सपोर्ट मिला है। और बाजार में आज एक अच्छी बात ये थी कि ब्रॉड रैली थी, सिर्फ दिग्गजों तक सीमित नहीं थी ये रैली, मिड कैप तक थी, स्मॉल कैप तक थी। मिड कैप इंडेक्स ने नया हाई भी बनाया, स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी मिली थी। इसके अलावा कुछ और सेक्टर की बात कर लेते हैं कि जहां पर अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिली है। तो आईटी एक तो मेजर सपोर्ट फैक्टर था ही, इसके अलावा आईटी के अलावा ऑटो, फार्मा, ये दोनों ऐसे इंडेक्स थे जहां पे जबरदस्त तेजी मिली। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में भी आज काफ़ी अच्छी तेजी थी। वापस से कंज्यूमर स्पेस में खपत वाले शहरों में लोगों का रुझान यहां पर बनता दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली है, उससे बाजार को सपोर्ट भी मिला है। लेकिन दबाव आज कहां से आया है बाजार के लिए? तो आज दबाव था रियल एस्टेट सेक्टर में, आज ये कमजोर था। इस स्पेस में कई सारे स्टॉक्स थे जो बाजार पर दबाव बना रहे थे। पावर से दबाव था, मेटल से, हालांकि मेटल में मिला जुला कारोबार था, लेकिन कई सारे ऐसे काउंटर थे खास करके हिंदुस्तान कॉपर वगैरह, जिंदल स्टेनलेस वगैरह, वहां पर दबाव ज़्यादा था। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर है जहां पर दबाव दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल देखें तो बाजार के लिए पूरा दिन काफ़ी बेहतर रहा है। अच्छा सेशन था, अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं बाजार के लिहाज से। 25,900 के ऊपर गया, लेकिन वो लेवल वहां पर टिक नहीं पाया बाजार 25,900। वीकली ऑप्शंस के आंकड़ों के आधार पर देखें तो 25,900 भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन 25,850 आप पुट की राइटिंग जिस तरह से हुए हैं वहां पर उन लेवल्स पे उससे साफ लग रहा है कि सपोर्ट का भी काम कर रहा है। तो ओवरऑल बाजार के लिए एक बढ़िया दिन था, अच्छा सत्र कह सकते हैं। करीब करीब 180 अंकों की तेजी के साथ बंद होता हुआ निफ्टी यहां पर दिख रहा है। 25,872 क्लोजिंग प्राइस, यही कह सकते हैं। 177 अंकों की तेजी यहाँ पर निफ्टी बैंक की, हालांकि तेजी पूरी तरह से खत्म होती दिख गई। आते बाजार बंद होते होते अब मामूली तेजी के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ है। करीब 75 अंकों की तेजी के साथ 58,200 के करीब निफ्टी बैंक की क्लोजिंग हुई है। और सपोर्ट पूरी तरह से दिग्गज आईटी कंपनियों से आया है जो पूरी तरह से दिन भर बाजार को सपोर्ट करते रहे। एक जबरदस्त उत्साह दिख रहे हैं। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो एशियन पेंट स्ट्रॉन्ग नतीजे, हर फ्रंट पे नतीजे अच्छा है, मार्जिन जोरदार था, खास करके डेकोरेटिव सेगमेंट के जो वॉल्यूम थे वो काफ़ी अच्छे थे, वो ड्राइव किया। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेज
राइट्स इशू की खबर से यहाँ पर तेजी थी। इंडसइंड बैंक मैनेजमेंट रीशफल और आगे के विजन को लेकर बाजार ने इसे सलामी दी। बाकी आईटी कंपनियां ही बाजार में ऐसे थे जहां पे जबरदस्त तेजी, और दिग्गजों में टेक महिंद्रा सबसे ज्यादा मजबूत आईटी स्टॉक था। उसके अलावा टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये कुछ ऐसे स्टॉक थे, वहां से भी तेजी दिखी। लेकिन टाटा स्टील नतीजों से पहले, बाजार बंद होने के बाद ये नतीजे आएंगे, टाटा स्टील पर आज के सत्र में दबाव दिखा है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस, वहाँ पर भी दबाव दिखा, ग्रासिम पे दबाव दिखा, बीईएल, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे कुछ काउंटर थे जहाँ आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन कुल मिलाकर ये सत्र काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। अच्छी क्लोजिंग, करीब 180 अंकों की तेजी, 25,875 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। शुक्रिया स्वामिल आपका, नीरव आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि इस बाजार में उन्हें क्या करना है। क्लोजिंग कॉल्स को यहीं समेटेंगे, वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कल का बाजार हमारे सहयोगी प्रशांत आपके लिए लेकर आएंगे और बताएंगे कि कल के बाजार में आपको कैसे तैयारी करनी है और आज से क्या कुछ क्यूज मिल रहे हैं, और एक्सपर्ट्स की बेहतरीन एडवाइस भी आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको एक अपडेट दे देते हैं कि हक, जंगली फिल्म्स की जो ये फिल्म है, हक ने दुनिया भर में धमाल मचा दिया है। रिव्यूज की बाढ़ आ गई है। क्रिटिक्स और दर्शक इसे साल की सबसे दमदार फिल्मों में से एक बता रहे हैं। यामी गौतमधर और इमरान हाशमी ने ऐसे पावर पैक परफॉर्मेंस दिए हैं जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके जहन में बस जाते हैं। फिल्म का हैरान कर देने वाला क्लाइमेक्स जिसने हर किसी को सीट से बांध कर रख दिया है। अगर आपने अभी तक हक थिएटर्स में नहीं देखी है तो आप वाकई बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। राजी, बधाई हो और बधाई दो जैसी शानदार फिल्मों के बाद जंगली पिक्चर्स लेकर आया है एक और सोचने पर मजबूर कर देने वाला ड्रामा जो आज भी उतना ही प्रासंगिक और असरदार है। एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रेरित सुपर्ण एस वर्मा के निर्देशन में बनी हक अब आपके नजदीकी सिनेमा घरों में अभी आप जाकर देख सकते हैं। जाइए और एंजॉय कीजिए, और एक बेहतरीन कहानी के लिए इसे याद रखिएगा। ये मेहर की रकम, अब आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारे 3 छोटे बच्चे हैं, महीने के खर्च पर बात हुई थी, अचानक पैसे देना बंद कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ और सेकुलर लॉ को आप एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। एक सांस में 3 बार तलाक लेना कैसे सही हो सकता है सर? तुमने न सिर्फ कौम के साथ गद्दारी की है बल्कि काफिरों का साथ दिया है। सेक्युलर लॉ की आड़ में शरीयत का मजाक बनाया जा रहा है और हम देखते रह जाएंगे। इसे बचाना हमारा फर्ज है। Presented by Canara Bank. Together we can. MB Photovoltaic Power Limited, a pure